सामान्य वर्ग या पिछड़ों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, विशुद्ध राजनीति हो रही है क्या प्रोफेसर लक्ष्मण? शुक्रिया संदीप दा। मैं अपनी बात शुरू करूंगा चूँकि समानता की बात हुई है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के सबसे ऊपर एक वाक्य लिखा हुआ है कि समानता केवल समान लोगों के बीच हो सकती है। असमान लोगों को अगर समान रखने के लिए नीतियां बनाई जाएंगी तो वो असमानता को स्थिर करेंगे। जब अगर समाज में असमानता है उसे दूर करने के लिए आपको नियम कायदे कानून भी असमान बनाने पड़ते हैं। इसी के आधार पर आपने SC ST को आरक्षण दिया और मंडल कमीशन के बाद OBC को दिया। उसके बाद आपने इस पूरी प्रक्रिया पर यह बातचीत की कि क्या ये भेदभावकारी नियम है? बिल्कुल है। जैसे आप जब गरीबों को कोई राहत देते हैं तो क्या अमीर विरोध करते हैं? नहीं, जैसे जरूरत है उसके लिए नियम बनाए जाते हैं। इसी तरह से अगर भेदभाव जाति के आधार पर हो रहा है तो जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए इस क्लॉज में क्या लिखा हुआ था? तीसरे परिभाषाओं के तीसरे बिंदु का 5वां हिस्सा कह रहा है कि भेदभाव किसी भी स्तर पर होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन तीसरे पॉइंट में साफ कहा कि अगर वो जातिगत आधार पर है तो जातिगत आधार पर 3 लोगों के साथ हो सकता है, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब और OBC। OBC को शामिल किया गया इसमें। OBC को शामिल करने से क्या इस तरह का विवाद बना है? अब मेरा एक सवाल है कि अगर ये जातिगत भेदभाव कम हो रहा होता तब ये प्रक्रिया करने का दोष होता। 2012 में आंकड़े उलट तस्वीर दिखा रहे हैं। मैं अभी कह रहा हूं कि थोराट कमेटी 2007 में बनी और उसने बाकायदे ये तक कहा कि मेस में भेदभाव होता है और उसके बाद कैंपस में भेदभाव होता है, इंटरव्यू में भेदभाव होता है। उसके बाद आपने 2012 में UGC कमेटी बनाई। उसके बाद यूनिवर्सिटीज में मैंने आंकड़ा 2 दिन पहले दिया था, जो SC छात्र हैं, SC जो प्रोफेसर्स हैं, वहां पर रिक्त पद लगभग 60% और ये 83% तक चला जाता है OBC के पास। मैं वही कह रहा हूं कि अब मैं तो ये कह रहा हूं कि ये प्रावधान सरकार ने मजबूरी में बनाया क्योंकि कोर्ट का दिशा निर्देश था, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी कुछ निर्देश दिए और आपको ये करना था, लेकिन आपने इसको इतना वेग तरीके से किया कि आपने भेदभाव को स्पष्ट नहीं किया। न्यायिक स्क्रूटनी हो जाए, जुडिशियल स्क्रूटनी की परिधि में आ जाए। और शायद उन्हें पता भी था कि बहुत जल्दी नंबर आ जाएगा, रुक जाएगा। पॉलिटिक्स में शायद उनको यह फायदा मिलेगा कि अगर एक तबका विरोध करेगा, क्योंकि वो भी कंफ्यूज है, उसे ये लगता है कि उसे विलन बना दिया गया, जबकि ऐसा है नहीं। इसमें कहीं नहीं लिखा है। हम तो कह रहे हैं कि जो कमेटी फॉर्म की गई उसमें हेड ऑफ इंस्टीट्यूट वो उसका होगा। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का आंकड़ा आपने बताया। हाँ, मैं इसमें जोड़ देता हूं। से VC वो सामान्य कैटेगरी के हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के 90 डिग्री कॉलेज हैं। एक बार जरा आंकड़े बता दिए। जाति जनगणना तो हो नहीं रही है। मैंने इसीलिए अपनी किताब में भी ये संदेह जाहिर किया था कि आतंकी हमले के बीच में आपने जनगणना जाति कारण का घोषणा की। अभी आपने 33 सवाल जारी किए, उसमें OBC और जनरल कैटेगरी का कॉलम नहीं है। दूसरी तरफ आप एक प्रावधान ले आ रहे हो, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, UGC को खत्म कर रहे हैं। आप पूरी शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो बड़े बड़े कानून पास हो जाएं। पर मुझे एक चीज बताइए, संसदीय समिति जो थी, स्टैंडिंग कमेटी जो सिफारिश दे रही है, उनको नजरअंदाज क्यों किया गया? वो तो कह रहे हैं कि सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भी भेदभाव हो सकता है। हमने कहा था परिभाषा में डाल दो, और इसीलिए किया गया क्योंकि अगर वेग नहीं होगा तो कोर्ट में रुकेगा नहीं। पास करने की मंशा आप ये आरोप लगा रहे हैं जानबूझकर इस तरह की अस्पष्टता रखी गई कि यही चीज इस कानून को, इन नियमों को हाशिए पर डालने के लिए, अधर में लटकाने के लिए काफी होगा। ये बहुत अच्छी कोशिश थी लेकिन खराब मंशा जाहिर करती है। क्या उसमें इतने लोग जो बना रहे थे ये नोटिफिकेशन, क्या उन्हें नहीं पता था कि जातिगत भेदभाव को डिस्क्राइब नहीं करेंगे तो मतलब प्रोफेसर नवल, RJD उन बिरली पार्टियों में से थी जिसने खुलकर इस कानून का समर्थन किया था। अब ये अधर में लटक गया है, ये लटक गया, बस अब भटक गया, खेल पूरा। देखिए संदीप जी, जहां सोशल जस्टिस का सवाल आता है पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में, RJD का नाम आता है और माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी का नाम आता है। वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि सामाजिक न्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है लोकतंत्र के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए, सोशल जस्टिस सोशली पावरफुल लोगों को कैसे पसंद आएगा? सोशल जस्टिस सबके लिए एक नहीं हो सकता है।
ये कई सारे परिवर्तन हुए हैं 1947 के बाद, खासकर संविधान बनने के बाद कई सारे परिवर्तन हुए हैं। वैसे परिवर्तन में जब माना गया कि इतिहास में इस देश में जो शोषण की परिभाषा है उसके दो ही आधार हो सकते हैं, एक हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज है जिसमें SC ST आते हैं, दूसरा है जिसे सोशली एंड एजुकेशनली नहीं, अगर आप सामाजिक न्याय की इस प्रक्रिया और इसमें निरंतरता बनाए रखने की पैरवी कर रहे हैं, उस पर ब्रेक लग गया है क्या? अभी ये डीरेल हो गया मामला सामाजिक न्याय का? नहीं देखिए, ब्रेक तो लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी पहले ही करते रही है। डिवाइड ही उनके नीतियों की खास बात है, उनके नीतियों के DNA में डिवाइड है। आपने देखा नहीं, आपने गिरिराज सिंह का स्टेटमेंट बताया, लेकिन निशिकांत दुबे ने क्या कहा? मुझे मालूम था कि यही जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये उनका अपना स्टेटमेंट है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनका मनोबल इतना बड़ा है, आज के डेट में भी किसी तरह की बात कहने में वो सोचते नहीं है। जब गिरिराज सिंह कहते हैं देवेंद्र मौर्य हैं बाराबंकी वासी, लोग जो है प्रोफेसर नवल सुनिए ना, वो कह रहे हैं UGC नियमों से बीजेपी, कांग्रेस, TMC सभी दलों की पोल खुल गई है। किसी का पिछड़ा वोट बैंक है, किसी का अगड़ा है, कोई नाकाम सी कोशिश करता है दोनों को साधने की। आप सब कुल मिलाकर जातिवादी हैं, आप ही ने हमें बांट रखा है, ये पूछ रहे हैं देवेंद्र मौर्य। नहीं देखिए, अगर जातिगत गैर बराबरी को दूर करना जातिवादी है तब तो हम हैं जातिवादी। जिसमें ऊंच नीच का और इस तरह का सामाजिक विभाजन है, उस विभाजन को दूर करने के लिए संविधान कहता है और संविधान में उसके उपचार दर्शाए हैं। उस उपचार के साथ खड़ा रहना अगर जातिवादी है तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? हम सब जातिवादी हैं। चलिए, खुलकर आप कम से कम ये कह रहे हैं, पर राजनीतिक चुप्पी भी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।